मध्यकालीन भारत, तो ये मध्यकालीन भारत का कौन सा है, आखिरी चैप्टर है। प्रश्न नंबर आपका 3704, मुगल साम्राज्य में कारखानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वे उचित मूल्य पर राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, वे विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहन देते थे, वे कारीगरों को बेहतर नमूने प्रदान करते थे, वे सामान्य जन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। नंबर 5, वे बिना किसी राज्य की सहायता के संचालित होते थे। तो निम्नांकित उत्तर संकेत की सहायता से सही कथनों को इंगित कीजिए। 3 और 5 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 4 और 5 सही है, 2, 4 और 5 सही है। तो प्रश्न आपका क्या है, मुगल साम्राज्य में कारखानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है, वे उचित मूल्य पर राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, ये आपका सही है। नंबर 2, वे विभिन्न उद्योगों को प्रोत्साहन देते थे, ये भी आपका सही है। वे कारीगरों को बेहतर नमूने प्रदान करते थे, ये भी आपका सही है। चौथा और पांचवा क्या है, वे सामान्य जन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे या वे बिना किसी राज्य की सहायता के संचालित होते थे। तो आपके 4 और 5 आपके गलत हैं, क्योंकि वे सामान्य जन के लिए ना होते हुए किसके लिए थे, वे राज्य के लिए थे, यानी कि राज दरबार के लिए अपनी वस्तुओं का उत्पादन करते थे। कौन, कारखाने, जो मुगलकालीन कारखाने थे उनका उत्पादन किसके लिए होता था, मुगलकालीन राज दरबार के लिए, यानी कि राजा के लिए। तो ये ना कि आम जन के लिए थे। तो आपके 1, 3, 2 और 3 सही है और 4, 5 आपके गलत हैं। अगला प्रश्न 3705, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से ज्ञात कीजिए। नंबर 1, अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी, ताराबाई। तो आपको क्रम से लगाना है। सबसे पहले किसका उद्भव हुआ था, तो वो थी आपकी पद्मिनी। ठीक है, तो आप पद्मिनी का चित्र देख रहे हैं। फिर उसके बाद किसका कौन उद्भव होती है, दुर्गावती। फिर उसके बाद आखिरी में तीसरे नंबर पर ताराबाई, आखिरी में आपकी अहिल्याबाई। तो सबसे पहले पद्मिनी थी, ये किसके समय थी, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय थी। और महाराजा कौन थे, रतन सिंह, उनकी पत्नी थी कौन, पद्मिनी बाई। फिर आती हैं दुर्गावती, जो गोंडवाना शासका थी और अकबर के समय इनका युद्ध होता है अकबर से और वीरगति प्राप्त करती हैं। ताराबाई थी साहू की माँ, संभाजी की पत्नी। तो ये क्या करती हैं, शिवाजी द्वितीय के अंग संरक्षका बन के शासन करती हैं। मैंने साहू बोल दिया था। तो शिवाजी द्वितीय की माँ थी कौन, ताराबाई। और जो होलकर वंश की रानी कौन थी, अहिल्याबाई। इनका शासन कहाँ चलता है, इंदौर में। तो सबसे पहले पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई और अहिल्याबाई। तो 3, 2, 4, 1 है किसी में, ए में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। तो इन कथनों में से 1, 2 और 3 सही है, 1, 3 और 4 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 4 सही है। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि अहदी घुड़सवार सिपाही थे वो क्या थे। तो अहदी घुड़सवार उनको कहा गया है जो राजा के अंतर्गत आते थे। राजा अपने राज दरबार के लिए एक निश्चित सेना का गठन करता था और जो उनका सेनापति था वो राजा के प्रति उत्तरदायी था। बाकी सैनिक किसको दे दी जाती, जागीरदारों को या सामंत लोगों को। तो सेना बटी रहती थी राज दरबार की, कुछ सामंत लोगों को, कुछ अपने अंडर रखता था। जो उसकी निजी सेना थी वो क्या कहलाती थी, अहदी घुड़सवार। तो अब इनके प्रश्न क्या क्या सही कथन, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, बिल्कुल सही है। ये राजा के प्रति उत्तरदायी थी और जिनने इनका एक क्रम था, यानी कि ये एक ही थी जो कि राजा के प्रति उत्तरदायी थी। बाकी जो सामंत वगैरह सेना रखते थे वो सामंतों के प्रति उत्तरदायी थी। नंबर 2, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सही बात है, क्योंकि सामंत के साथ इन्होंने नहीं समझौता किया। ये सिर्फ राजा ने गठन किया इनकी सेना का और राजा के प्रति ही उत्तरदायी थी। सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, बिल्कुल सम्राट के द्वारा ही ये नियंत्रित होते थे। और जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न नहीं किया था। मिर्जा यानी कि जो सामंत वगैरह जागीरदार प्रथा वाले लोग। तो आपके कौन सही है, 1, 2 और 3 सही है। तो जो आपकी है अहदी घुड़सवार सेना थी, ठीक है, जो सामंत लोगों के अंतर्गत नहीं आती थी, ये सिर्फ राजा के अंतर्गत आती थी। तो आपका सही हो गया 3706, 1, 2, 3 सही है। अगला प्रश्न है 3707,
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारतीय राज्य वर्तमान क्षेत्र, यानी कि जो मध्यकालीन भारतीय राज्य क्षेत्र थे और उनकी जगह आज वर्तमान जो राज्य हैं वो सही है। इनमें से कौन सा मिलान आपका सही है? चंपक की जगह क्या आज मध्य भारत है? दुर्गर की जगह क्या जम्मू है आज? कुलूत की जगह क्या मालवाड़ा है? तो उपयुक्त युग्मों से कौन से सही सम्मिलित हैं? केवल 2, 1 और 2, 1 और 3, केवल 3। तो चंपक की जगह आज वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? वो है आपका हिमाचल प्रदेश, ना कि मध्य भारत। तो ये आपका गलत होता है। दुर्गर की जगह आपका कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तो ये आपका सही है। जैसे पहले कुल्लू प्रांत था, आज उसकी जगह कौन सा है? कुल्लू या हिमाचल प्रदेश। तो ये दोनों जगह आज हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत हैं। तो आपका कौन सा सही है? केवल 2 किस में सही है? आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका जम्मू का क्षेत्र है। अगला प्रश्न, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। गुरु अर्जन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। गुरु अर्जन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? 2 और 3 सही है, केवल 1 सही है, 1 और 3 सही है, या 1 और 2 सही है? तो प्रश्न क्या है? सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला आपका क्या था? बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। ये बात आपकी सही है, जो बंदा बहादुर का आप चित्र देख रहे हैं। नंबर 2, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। ये भी आपका सही है। तीसरा क्या है? गुरु अर्जुन देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि कौन सी? गुरुमुखी दी। क्या अर्जुन देव ने दी थी? नहीं। किसने दी थी? अंगद ने दी थी। जो अंगद गुरु थे सिखों के, उन्होंने कौन सी लिपि दी थी? गुरुमुखी लिपि। तो आपका 1 और 2 सही है, बाकी गलत है। ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपके बंदा बहादुर और उनके सैनिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर धार्मिक भवनों के निर्माण में अहिल्याबाई ने बहुत धन खर्च किया? रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, केदारनाथ। तो नीचे के कूट से सही उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। 2 एवं 3 सही है, 1 एवं 2 सही है, 1, 2 एवं 3 सही है, 1, 2, 3 एवं 4 सही है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किन स्थानों पर धार्मिक भवनों के निर्माण में अहिल्याबाई ने बहुत धन खर्च किया था? तो वो रामेश्वरम में भी दिया था, जगन्नाथपुरी के लिए भी, द्वारका और केदारनाथ। यानी कि 4 स्थान है जहाँ पे अहिल्याबाई ने धन दिया था और मंदिरों का निर्माण हुआ था। तो ये आपका रामेश्वरम का क्षेत्र है, जो कि भगवान राम विराजमान है। अगला प्रश्न है 3710, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। तो उत्तर निम्न कूटों में से चुनिए। तो जो आपके कूट दिए गए हैं, तो सबसे पहले आपको बताना है कौन सा युद्ध लड़ा गया। खानवा का युद्ध किसने लड़ा? बाबर ने। उसके बाद आपका कौन सा युद्ध था? फिर था आपका घाघरा का युद्ध। फिर आपका चौसा का युद्ध, ये हुमायूं के समय लड़ा गया। फिर आपका सामूगढ़ का युद्ध, जो औरंगजेब और दारा सिकोह के विरुद्ध लड़ा गया था। तो सबसे पहले आपका खानवा का युद्ध, फिर आपका कौन सा? घाघरा का युद्ध, फिर आपका चौसा का युद्ध, फिर आपका सामूगढ़ का युद्ध। तो आपका ऑप्शन नंबर है बी। तो सबसे पहले खानवा का युद्ध लड़ा गया, इसलिए मुझे आपकी लगा दी गई है। अगला प्रश्न है 3711, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दी गई कूट से चुनें। अहिल्याबाई, दुर्गावती, पद्मिनी, ताराबाई। तो आपको क्रम बताना है। सबसे पहले किसका शासन था? तो सबसे पहले किसका शासन था? पद्मिनी का, राजा रतन सिंह की धर्मपत्नी थी। उसके बाद किसका शासन आता है? दुर्गावती का, फिर ताराबाई का, आखिरी में आपका अहिल्याबाई का। तो ये आपकी दुर्गावती हैं, जो गोंडवाना राज्य की संरक्षिका रानी थी और अकबर के विरुद्ध लड़ती हुई वीरगति प्राप्त हो जाती है इनकी। तो सबसे पहले पद्मिनी, दुर्गावती, फिर आपकी कौन सी? ताराबाई, फिर आपकी अहिल्याबाई। तो आपका ऑप्शन नंबर सही है। 2, 3, 4, 1 है किसी में? 2, 3, 3, 2, 4, 1। तो आपका सी। अगला प्रश्न, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे।
मनसबदारों के 3 वर्ग थे, दीवान कार्यालय द्वारा इनका वेतन दिया जाता था। तो कूट करके आपको बताना चारों कथन गलत हैं, चारों कथन सही है, केवल 1, 2 एवं 3 सही है। तो प्रश्न आपका क्या था, मुगल कालीन जो मनसबदारी प्रथा थी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे से कूट उत्तर आपको बताना है। तो जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, तो ये आपका सही है। नंबर 2, मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे, क्या ये सही है। अगला, मनसबदारों को 3 वर्ग थे, सही है। दीवान कार्यालय द्वारा इनका वेतन दिया जाता था, तो ये नहीं है। तो आपका इसमें कौन सही है, 1 और 3। तो जात व्यक्ति को एक पद दिया जाता था और सवार घुड़सेना के लिए बोला जाता था। तो ये मनसबदारी जो पद थे, जात और सवार, तो ये मनसबदारों के 3 वर्ग थे, ये आपके 1 और 3 सही है, बाकी दोनों 2 और 4 गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें लिख लेना, डी है वो 1 और 3। अगला प्रश्न, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे, मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे, मनसबदारों के 3 वर्ग थे, दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो जो आपके मनसबदार बैठे हुए हैं और राजा इनको कुछ उपहार वगैरह दे रहा है। तो जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते, ये बात आपकी सही है। 1 और तीसरा, मनसबदारों के 3 वर्ग थे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी। तो ये आपकी मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था है, जिसका आपका ये चित्र है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो हल्दी घाटी का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध, खुसरो का विद्रोह और खानवा का युद्ध। तो ये आपको मिलान करना है, इसमें से कौन सा युद्ध किसके समय लड़ा गया। तो हल्दी घाटी का युद्ध ये किसके समय लड़ा गया था, अकबर के समय जी। बेलग्राम का युद्ध, तो ये किसके समय लड़ा गया था, हुमायूं के समय। खुसरो विद्रोह किसके विरुद्ध करता है, जहांगीर के विरुद्ध। और खानवा युद्ध किसके समय होता है, बाबर के विरुद्ध। खानवा युद्ध राणा सांगा और बाबर के विरुद्ध। तो आपका हल्दी घाटी का युद्ध है और किसके समय, अकबर के समय। तो ये हल्दी घाटी का आपका ये चित्र है जी। बेलग्राम का युद्ध होता है किसके समय, जहांगीर के समय, सॉरी हुमायूं के समय। खुसरो का विद्रोह होता है जहांगीर के समय और खानवा का युद्ध होता है बाबर के समय। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही है, बी। 2, 3, 4, 1। अगला प्रश्न 3715, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नंबर 1, 1556 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1680 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में। तो ये आपको क्रम सन बताना है कि कौन सा युद्ध किस सन में लड़ा गया था। तो 1556 में क्या होता है, अकबर का राज्यारोहण होता है, सॉरी। तो ए का क्या है आपका 5 है। 1556 ईस्वी में क्या होता है, अकबर का राज्यारोहण। 1600 में क्या होता है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार पत्र प्रदान किया जाता है। 1680 में क्या होता है, शिवाजी का देहांत हो चुका होता है। और 1739 में क्या होता है, नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा होता है जी। तो हल्दी घाटी का युद्ध तो इसमें नहीं है आपका, है ना जी, सॉरी जी। तो आपका इसमें क्रम कौन सही है, 5, 4, 3, 2। तो क्या प्रश्न है आपका, 1556 में अकबर का राज्यारोहण, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया जाना, 1680 में शिवाजी का देहांत और 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा। प्रश्न नंबर है 3716, निम्नांकित युद्धों का सही कालानुक्रम दिए गए कूट से चुनिए। पानीपत का तृतीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, असीरगढ़ का युद्ध। तो आपको क्रम से बताना है कि इसमें कौन सा युद्ध किस सन में लड़ा गया था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जब कब हुआ था, 1761 में। हल्दी घाटी का युद्ध ये कब हुआ था, 1576 में। तराइन का द्वितीय युद्ध तो कब होता है, 1192 में। और असीरगढ़ का युद्ध कब होता है, 1601 में। तो आपका पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है, 1761 में। किसके विरुद्ध, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध होता है आपका 1576 ईस्वी में, अकबर और महाराणा प्रताप के विरुद्ध। तीसरा, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के विरुद्ध, 1192 ईस्वी में। और असीरगढ़ का युद्ध जो कब होता है आपका,
1 ईस्वी में। तो ये आपके पानीपत का तृतीय युद्ध है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट कर सही उत्तर चुनिए। एकता, जागीर, अमरम, मोकासा। प्रश्न क्या है? एकता किसके समय थी, जागीर किसके समय जो शब्द था, और अमरम और मोकासा। तो एकता थी आपके दिल्ली सुल्तान के समय। तो एकता क्या थी? एकता थी जैसे कि दिल्ली सल्तनत थी वो अपने अधीन कर लेती थी, तो वो क्या संपूर्ण साम्राज्य का कर नहीं ले सकती थी, इसलिए उसने अपनी ज़मीन किसको दे दी थी? सामंत लोगों को दे दी थी, यानी कि बांट दिया था कि आप इतनी जागीर लीजिए और हमें इतना टैक्स दीजिए। उसको क्या बोला गया? एकता। नंबर 2, जागीर। तो जागीर थी जो मुगलों के समय थी, यानी कि भू राजस्व को जो एकत्रित करने वाला जो शाही अधिकारी था उसको मुगल कालीन में क्या बोला जाता था? जागीर। अमरम। तो अमरम किसके समय था? तो अमरम था आपका विजयनगर, यानी कि विजयनगर में जो सेना नायकों को जो भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था उसको क्या बोला जाता था? अमरम। और मोकासा था मराठे के समय। तो एकता समय आपका दिल्ली के सुल्तान के समय। जागीर, तो जागीर किसके समय थी? वो थी मुगलों के समय। अमरम थी विजयनगर के समय, और मोकासा मराठे। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही है? वो है ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो ये सैन्य व्यवस्था है आपकी। अगला प्रश्न, भारत में मुगल शासन की स्थापना ने नगरीकरण को मजबूत किया, तटवर्ती उत्तर भारत में अंतर नगरीय संपर्क को मजबूत किया, भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ाया, लंबी दूरी के व्यापार को जोखिम को कम किया। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है, केवल 1 सही है। तो आपका प्रश्न क्या था? भारत में मुगल शासन की स्थापना ने नगरीकरण को मजबूत किया, ये बात आपकी सही है। नंबर 2, तटवर्ती उत्तर भारत में अंतर नगरीय संपर्क को मजबूत किया, ये भी सही है आपका। भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ाया, तो आपके 1, 2, 3 सही है। चौथा क्या है? लंबी दूरी के व्यापार को जोखिम कम किया, ये बात आपकी सही नहीं है। तो आपका इसमें कौन सा कूट सही होगा? वो होगा बी, 1, 2, 3। यानी कि भारत में मुगल शासन की स्थापना ने क्या क्या कार्य किए थे? उनके समय उनसे क्या लाभ मिला? नगरीकरण को मजबूती मिली, यानी कि नगरों को बसाया उन्होंने। तटवर्ती उत्तर भारत में अंतर नगरीय संपर्क को मजबूत किया, जो बंदरगाह वगैरह बनाए। भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ाया, जब बंदरगाह बन गए तो व्यापार भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अगला प्रश्न, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे कूट से सही उत्तर चुनिए। हॉकिंस, टॉमस रो, मनुची और रॉल्फिस। तो ये अंग्रेज यात्री हैं और इनका आपका समय बताना है कि किसका समय किसके समय तक रहा है। तो हॉकिंस का समय कब तक था? वह था 1608 से 1611। तो जो आपके हॉकिंस हैं जो जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे, सबसे पहले यात्री थे हॉकिंस जो जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए। दूसरे थे टॉमस रो, इनका समय था आपका 1615 से 1619। मनुची, तो मनुची का समय था 1653 से 1708। और रॉल्फिच, इनका समय था 1585 से 1586। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है इसमें? 2, 1, 4, 3। सॉरी, कूट तो आपको बता दें। तो कूट आपके सही है 2, 1, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 3, 4। तो ये सर आपके टॉमस रो हैं जो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में बाद में हॉकिंस के बाद आते हैं। तो हॉकिंस का समय कब तक था? 1608 से 1611। जी, हॉकिंस का। टॉमस रो का समय था 1615 से 1619। मनुची का समय था 1653 से 1708। और रॉल्फिच का समय था 1585 से 1586। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें हो गया कौन सा? 1, 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं और ईस्वी को सम्मिलित कीजिए। नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर कब्जा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहली लड़ाई, हेमू और अकबर के बीच युद्ध, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच युद्ध। तो आपको बताना है इनमें कौन सा
क्रम कब आए? तो नादिर शाह दिल्ली पर कब्जा कब करता है? 1739 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है पानीपत की पहली लड़ाई, ठीक है, वह कब होती है? वह होती है 1526 में। हेमू और अकबर के बीच युद्ध होता है, वह कब होता है आपका? तो वह होता है आपका 1556 में। और अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच ये युद्ध कब होता है? 1761 में। तो ये आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध है जो आपका दर्शाया गया है। तो नादिर शाह दिल्ली पर कब्जा कब करता है? 1739 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पहली लड़ाई कब होती है? 1526 में। हेमू और अकबर के बीच युद्ध कब होता है? 1556 में। और अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच युद्ध कब होता है आपका? 1761 में। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 1527, 1556, 1579 और 1658, तो ये सन दी गई हैं, आपको मिलान करना है इसमें से कौन से सन का किसके साथ संबंध रहा है। तो 1527 में क्या होता है आपका? खानवा का युद्ध होता है। ये 1556 में आपका क्या होता है? अकबर का राज्यारोहण होता है। 1579 में यह आपका क्या होता है? यह होता है मजहर की घोषणा। और 1658 में क्या होता है आपका? औरंगजेब का बनारस फरमान। तो 1527 में क्या होता है आपका? खानवा का युद्ध होता है, ठीक है, जो युद्ध लड़ा गया खानवा का। ये 1556 में यह क्या होता है? अकबर का राज्यारोहण होता है। 1579 में यह क्या होता है आपका? मजहर की घोषणा होती है 1579 में। और 1658 में क्या होता है? औरंगजेब का बनारस फरमान। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा है आपका? डी, 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न है 3722, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फ्रांसिस्को फेल्साट, एडवर्ड टेरी, निकोलो मनुची और विलियम फॉस्टर। तो ये कृतियाँ हैं जो आपको इनसे सम्मिलित करना है कि किसके समय कौन सा संबंध रहा है। तो फ्रांसिस्को फेल्साट, इसके संबंध कौन सा रहा है? रेमॉन्स्ट्रेटो। एडवर्ड टेरी के समय क्या है? A22 ईस्ट इंडिया। निकोलो मनुची एक किससे संबंधित आपके? स्टोरियो दो मोगोर। और विलियम फोस्टर एक किससे संबंधित आपके? अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। तो आपको ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? 4, 3, 1, 2 है, किसी में नहीं है, तो इसमें से आपके ऑप्शन 1 भी सही नहीं है। ऑप्शन क्या है? 4, 3, 2, 1, 2। तो फ्रांसिस्को फेल्साट ने क्या लिखा है? रेमॉन्स्ट्रेटो। एडवर्ड टेरी ने A22 ईस्ट इंडिया। निकोलो मनुची ने क्या लिखा था? स्टोरी द मोगोर। और विलियम फोस्टर ने क्या है? अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया। अगला प्रश्न 3723, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। नंबर 1, 1192 ईस्वी में किसका युद्ध लड़ा गया? 1707, 1761 और 1605। तो 1192 में क्या होता है? त्रायन का द्वितीय युद्ध होता है। दूसरा 1707 में क्या होता है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1761 में क्या होता है आपका? पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। और 1605 में क्या होती है? आपको अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो ये आपका पानीपत का युद्ध है। तो 1192 में क्या होता है आपका? 1192 में क्या होता है आपकी? त्रायन का दूसरा युद्ध। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। और 1605 में अकबर की मृत्यु। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? वह है डी। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, 2, 4, 1, 3। ये आपका पानीपत का चित्र है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? हुमायूं का चौसा युद्ध, बाबर का खानवा का युद्ध, अकबर का हल्दी घाटी का युद्ध, जहांगीर का बलख युद्ध। तो इसमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। तो हुमायूं के समय चौसा का युद्ध लड़ा गया, बाबर के समय खानवा का युद्ध, अकबर के समय हल्दी घाटी का युद्ध और जहांगीर के समय ना बलख का युद्ध नहीं लड़ा गया था। तो आपके तीनों ही सही है, लेकिन डी आपका गलत है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? मुसलीपट्टनम पर अधिकार, पुनः जजिया लगाना, सती प्रथा निषेध अधिनियम, दास्ता का अंत। जो अंग्रेज अधिकारी हैं इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो आपको बताना, इसमें से एक सही सुमेलित नहीं है। तो पहला क्या है? मुसलीपट्टनम पर अधिकार, किसके समय? फोर्ड के समय। पुनः जजिया लगाना कौन लगाता है? फारुखसियर। सती प्रथा का निषेध अधिनियम कौन करता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और दास्ता का अंत भी कौन करता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ना का मेकलम। तो मुसलीपट्टनम पर अधिकार किसके समय होता है? फोर्ड के समय। पुनः जजिया लगाना फारुखसियर लगाता है। सती प्रथा निषेध अधिनियम ये कौन करता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और दास्ता का भी अंत कौन करता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, गुरु अमरदास मीरी और पीरी, गुरु रामदास दाल खालसा, गुरु गोविंद सिंह मंजी। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो वह बताना आपको कौन सा सही सुमेलित है। वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो आदि ग्रंथ लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा। तो ये पहला सही है, बाकी तीनों गलत है। तो निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? ए।